नमस्कार, वेलकम बैक। तो कल एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया गया है, 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए हैं और इसके प्रूफ भी अब सामने आने लगे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन लोकेशंस में किस तरीके से अटैक हुआ, कहाँ कहाँ कितना डैमेज किया गया। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पे। हम देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बना के इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कहाँ कितना ईरान के ऊपर डैमेज हुआ है, ईरान इस चीज़ से कैसे उभर के आएगा और क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसके अलावा बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, साथ ही बात करेंगे ईरान के अलाइज पे, क्या ये लोग उस हद तक जाके ईरान का सपोर्ट कर सकते हैं जिस हद तक यूएस और उसके अलाइज इजराइल का करते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के इस अटैक में इजराइल ने बहुत बढ़िया एक रणनीति बनाई थी। इन्होंने सबसे पहले जाके सीरिया और इराक में जितने भी अर्ली वार्निंग के रडार थे उन सबको टारगेट किया, ताकि ईरान को बहुत जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सके और ये लोग इजीली इनके प्लेन्स ईरान के एयर स्पेस में जाकर वहाँ पर जो टारगेट्स हैं उनको प्रॉपरली और कहते ना कि बहुत ही प्रिसाइजली हिट कर सकें। इसके बाद इन्होंने जाके ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, जिसमें प्राइमरली आप S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देख सकते हैं जो रशिया से लिया गया था। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में जाके इन्होंने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को तबाह किया। इजराइल के इस अटैक में ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेबिलिटीज़ को जो नुकसान हुआ है वो आने वाले 2 साल में रिकवर नहीं हो पाएगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको बहुत डिटेल में कवर किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये रही कि इजराइल ने यूएस को एश्योर किया था कि वो जाके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को और ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ को तो उन्होंने माना, उसको नहीं किया उन्होंने। लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को जो एयर डिफेंस सिस्टम गार्ड कर रहा था, इन्होंने जाके उस एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। मतलब आप समझिए कि इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन टारगेट्स को तो हिट नहीं किया, लेकिन उन टारगेट्स को जो बचाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको टारगेट कर दिया और ये मैसेज दिया कि भाई अगर हम तुम्हारे इन बैटरीज को टारगेट कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम जाके तुम्हारी इन ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। और यही काम इन्होंने लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम जब ईरान की मिसाइल्स अटैक के बाद इन्होंने ईरान पर हमला किया था, तो एक इस्फहान प्रोविंस में जो ईरान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था इनका, उस एयर डिफेंस सिस्टम को इन्होंने टारगेट किया था। S-300 की बैटरीज थी, रशिया से लाई हुई बैटरीज थी, जिसको इन्होंने टारगेट किया था और वहाँ पर इन्होंने सेम मैसेज दिया था। देखिए, इजराइल ने जो टारगेट्स किए हैं उनमें बेसिकली 3-4 साइट्स के नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें एक है फलाग, एक है शाहिद गदेही और एक है अब्दुल फतेह। ये IRGC का मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस है। और इसके अलावा परचिन और ये है परन फैसिलिटी। ये आपके तीनों जो प्रोविंसेस हैं आपके, ये खुजिस्तान, इलाम और तेहरान, ये सब यहीं पर लोकेटेड है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजराइल ने ईरान में कुछ ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को गार्ड करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है, जिसमें मेनली खुजिस्तान प्रोविंस की अब्दान ऑयल रिफाइनरी है, बंदर इमाम खमैनी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और उसके पास में एक पोर्ट है, वहाँ पर भी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है। और साथ ही इलाम प्रोविंस के तंजे बीजर गैस फील्ड के एयर डिफेंस सिस्टम को भी इजराइल ने टारगेट किया है। देखिए, इजराइल की तरफ से जो एडिशनल टारगेट्स किए गए हैं ना, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ईरान को ये मैसेज देने के लिए किया गया है कि भैया हम तुम्हारे ऑयल फील्ड्स और न्यूक्लियर जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं इनके एयर डिफेंस सिस्टम को अगर उड़ा सकते हैं तो कल को आके हम तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और गैस फैसिलिटीज़ को भी उड़ा सकते हैं। और इजराइल की इस अटैक के बाद से ईरान की ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये पूरी तरीके से डिफेंसलेस हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा ईरान की मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि 4 सोल्जर्स भी मारे गए हैं, उनकी फोटोज़ भी सामने आई हैं। अब ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मुझे मिला है मीडिया सोर्सेज से, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये 4 लोगों के जो फोटो सामने आई हैं, इनके नाम नहीं सामने आए हैं, इनकी फोटोज़ बस सामने आई हैं और इन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एज ए कोलेटरल डैमेज इनकी जान गई। और ये कुछ सैटेलाइट की इमेजेस आई हैं जो ये दिखा रही हैं कि इजराइल ने इन पर्टिकुलर लोकेशंस पर इन चीज़ों को टारगेट किया है। अलग अलग मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग कुछ 12 से 20 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए जो फ्यूल होता है, जो सॉलिड फ्यूल होता है, उसको मिक्सिंग करने का प्रोसीजर चलता था और इजराइल ने इन लोकेशंस को टारगेट किया है। अगर आप इन सैटेलाइट इमेजेस को देखोगे जो एक इंडिपेंडेंट सोर्स प्लैनेट लैब की तरफ से आई हैं और इनको एनालाइज किया गया है डेविड एल्ब्राइट और डेकर एवलन के द्वारा, ये UN के फॉर्मर वेपन एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 3 बिल्डिंगें हैं जिनको टारगेट किया गया है इजराइल के द्वारा। ये इमेजेस जो हैं ये आपके टारगेट से पहले की इमेज है और ये आपके टारगेट के बाद की इमेज है। और ये जो सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग है वो यहाँ पर होती थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और ये जितना डैमेज में दिखाया जा रहा है, इन इमेजेस में दिखाया जा रहा है, आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे पहले अवेलेबल हैं, फिर यहाँ पे इनको टारगेट किया गया है, ये ब्लैक हो गया है। तो यहाँ आप देखोगे ना, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ईरान को काफ़ी समय लगेगा इन चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करने में, क्योंकि ये जो आपका सॉलिड फ्यूल मिक्सर होता है ना, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, ये ईरान के पास नहीं है। यूजुअली ईरान रशिया या चाइना से इसको इम्पोर्ट करता है और अगर ये दोबारा भी इम्पोर्ट करते हैं तो इनको काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंदर आता है। इसलिए ईरान को अगर ये दोबारा भी इंपोर्ट करना है या कैसे करके इसको यहाँ पे लाके असेंबल करना है, डेवलप करना है, तो इसमें भी ईरान को कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। अब ये बात तो एकदम साफ है कि ईरान को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है
और चूंकि ईरान का जो वेपन सिस्टम है, जो ईरान का डिफेंस सिस्टम है, इसका जो बेस है वो ही इनकी मिसाइल्स हैं। ईरान के पास लगभग 3000 से 4000 मिसाइल्स का स्टॉक है। लेकिन जितना डैमेज हुआ है, अगर इनको आने वाले वक्त में वापस इंगेज होना है इसराइल के साथ, तो जिस लेवल पे इनको ये मिसाइल्स चाहिए होंगी, उस लेवल पे ये इस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये मिसाइल्स जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो ये डेवलप करते हैं, ये अपने प्रॉक्सीज़ को भी देते हैं। आप हिजबुल्ला के पास भी आप इनकी मिसाइल्स देखोगे, आप हूतीज़ के पास भी देखोगे, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई लाइन भी इनकी ठप हो जाती है इसके बाद। तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कहा जाए तो ईरान के पास अभी इमीडिएटली रिटेलिएट करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अभी इतनी जल्दी रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ईरान के ऑलरेडी ऐसे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, जहां पे ईरान के अपने फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई ने बोला था कि अगर कोई एग्रेशन होता है इसराइल की तरफ से, तो ईरान इसके बाद कोई लिमिटेड फोर्स नहीं यूज़ करेगा, बल्कि फुल फोर्स से इसराइल पर अटैक करेगा। तो इस तरह की जब आप रिटोरिक्स अगर आप पब्लिक में ले आते हो, तो उसके बाद आपके पास जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत कम बचती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इस अटैक के बाद भी ईरान ने बोला है कि भैया हम आर्टिकल 51 को इन्वोक करते हैं, हमारे पास राइट है सेल्फ डिफेंस करने का, और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अटैक करना है इसराइल के ऊपर, रिटेलिएट करना है इसराइल के ऊपर। अगर आप यहाँ पे अलाइज की बात करते हो ना, तो इसराइल वर्सेस ईरान में अगर आप देखोगे तो इसराइल के जो अलाइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उनका इसराइल के साथ। आप यूएस को देख लो या बाकी नेटो कंट्रीज को देख लो, तो कहीं ना कहीं वो एक आयरन क्लैड सपोर्ट देने की जो बात करते हैं ना, वो उस चीज़ को फुलफिल भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब इसराइल पर अटैक हुआ था ईरान का, तो इन सभी कंट्रीज ने साथ मिलकर उस अटैक को डिफेंड किया था। और वहीं पर जब कल ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं देखोगे कि रशिया आ गया या चाइना आ गया या नॉर्थ कोरिया आ गया इनको डिफेंड करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है ना, वो फ्रेंडशिप है फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली, ठीक है, कि भाई उनका इनका कोई कन्वर्जेंस है किसी इंटरेस्ट पे, तो वो ठीक है आपके साथ खड़े हैं। ऐसा दोस्ताना टाइप नहीं है जैसा इसराइल और यूएस का है, कि वहाँ पे एकदम इमोशनल लव अफेक्शन है कि भाई मिटेंगे तो साथ मिटेंगे और बनेंगे तो साथ बनेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ईरान अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर लेता है, क्योंकि अगर ये डैमेज हुआ है जो दिखाया जा रहा है, तो इस डैमेज से उभरने के लिए ईरान को कम से कम 2 साल लगेंगे। और ईरान का अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी सिर्फ अफवाह है कि ईरान ने ऐसा कुछ बना लिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये यूएस और इसराइल इस तरह से अटैक करने की कोशिश ना कर रहे होते। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ईरान इतनी जल्दी अटैक नहीं करेगा। ईरान रिटेलिएट करेगा, ये फॉर श्योर है, लेकिन जब तक इनके पास अपनी सप्लाईज नहीं होती हैं, अपना बैकअप नहीं होता है, तब तक ये नहीं करेंगे। देखिए, इसराइल ने अटैक किया, लेकिन अटैक करने से पहले उसका डिफेंस बहुत मजबूत है। क्यों ये मजबूत है? क्योंकि अपना उसके पास अपना खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3 है, डेविड स्लिंज है, पेट्रॉइट है, इसके अलावा आपका आयरन डोम है, और अब यूएस ने अपने थाद के 2 बैटरीज यहाँ पे लाके इंस्टॉल कर दी हैं। इसके अलावा आप यूएस का सपोर्ट सिस्टम देखोगे तो इतने सारे बेसिस इनके यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, जहाँ पे पिछले हफ्ते ही यहाँ पे 2 स्क्वाड्रन F-22 और F-16 के आए। इसके अलावा यूएस का वॉरशिप USS अब्राहम लिंकन अपने डेक पे पता नहीं कितने F-35 लिए यहाँ अपने पूरे फ्लीट के साथ गल्फ ऑफ ओमान में तैनात है। और इधर मेडिटेरियन सी में अगर आप देखोगे तो एक न्यूक्लियर सबमरीन USS जॉर्जिया अवेलेबल है। इसके अलावा भी पिछले हफ्ते यहाँ पे USS हैरी एस ट्रूमन भी आ चुका है, और USS वास्प यहाँ पता नहीं कितने समय से यहाँ तैनात है। तो इनका डिफेंस बहुत मजबूत है। अगर ईरान रिटेलिएट भी करता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, मिसाइल्स आएंगी और एक आध खाली जगहों पे गिर जाएंगी, इसके अलावा कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकते। लेकिन अगर अब इन्होंने अटैक किया, तो इसके बाद इसराइल को कोई ये नहीं कहेगा कि भैया तुम जाके इनके ऑयल फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक मत करो। और ये तो चाहते ही है ना। आप देखोगे ना, पूरा वेस्टर्न लॉबी जो है वो चाहती है कि ईरान के पावर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे ख़त्म किया जाए, इनफैक्ट ईरान को ही कैसे ख़त्म किया जाए। तो मुझे लगता है कि ईरान अब यहाँ पे इतनी जल्दी इनको मौका नहीं देगा। लेकिन अगर देखिए, बुद्धि भ्रष्ट है अगर किसी की, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये सोच के कि मुझे रशिया से सपोर्ट मिलेगा। देखिए, रशिया का सपोर्ट मैंने फिर से कहा, ये कंडीशनल है। दे आर द फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अगर रशिया का कोई डायरेक्ट बेनिफिट होता है तो वो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आयरन क्लैड सपोर्ट आपका यूएस से इसराइल को मिलता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे ईरान के लिए एक छोटा सा स्कोप ये भी है कि शायद वो रिटेलिएट ना करे, शायद वो पलट के वार ना करे। क्योंकि देखिए, ईरान कल से ही डिनाइल मोड पे है। उसका कहना है कि इसराइल का जितना भी अटैक था वो ईरान ने जो है काउंटर कर लिया, उसको इंटरसेप्ट कर लिया, कोई भी डैमेज नहीं हुआ, और हुआ बहुत ही मिनिमल डैमेज हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी विंडो ईरान की जरूर देता है कि भाई जब हमारा डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है तो ठीक है, हम तुमको माफ़ कर देते हैं। तो आने वाले वक्त में कुछ भी देखने को मिल सकता है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं ईरान को अगर कोई सलाह देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि भैया अभी कुछ दिन रुक जाओ, पहले अपने आप को मजबूत बना लो, उस हद तक मजबूत बना लो कि आपको अगर एक पल पे आपको चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया सपोर्ट ना भी करे, तभी आप इतना सेल्फ सस्टेन हो कि आप जो है इसराइल पे अटैक करने के बाद उसका जो काउंटर अटैक हो उसको संभाल सको। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही। तब तक के लिए जय हिंद।